8th चैप्टर है जी यूजिंग सेट ऑपरेटर्स। ओके जी, 4 सेट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। ठीक है जी, मैथमेटिकल रूल्स हैं। यूनियन क्या करता है, या यूनियन ऑल के दो या दो से ज्यादा सेट्स को आपस में मर्ज कर देता है। ओके, इंटरसेक्ट क्या करता है, कॉमन आपको दिखाता है, और माइनस पहले सेट में से दूसरा सेट माइनस कर देता है, और पहले सेट में जो बाकी आपके पास होगा वो आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है जी, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस, इन तीनों केसेस में डाटा सॉर्टिंग होती है और डुप्लीकेट डाटा आपको रिमूव करके दिखाया जाता है, जबकि यूनियन ऑल के केस में डुप्लीकेशन रिमूव नहीं की जाती। देखते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब है कि दो सेट्स हैं, उनमें से जो कॉमन डाटा होगा वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके जी, पहले देख लेते हैं परफॉर्म करके, फिर इस पे गाइडलाइंस भी आते हैं। हमारे पास टेबल्स हैं जी, हम वैसे जो है ना, लेट से अगर टेस्ट करना हो, फिलहाल डमी डाटा के ऊपर करते हैं। लेट से मैं करता हूँ जी दो डिफरेंट टेबल्स के डाटा को यूनियन करता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ जी सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, यूनियन, select department underscore ID, department underscore name, from department। तो मैंने दो डिफरेंट क्यूरीज लिखी हैं, ये एक डाटा सेट लेके आएगी क्यूरी, मुझे दूसरी क्यूरी एक और डिफरेंट डाटा सेट लेके आएगी, और इन दोनों को मैं यूनियन कर रहा हूँ। देयर इज नो रीजन कि मैं ये दोनों डाटा आपस में यूनियन करूं, लेकिन जस्ट टू टेल यू, ठीक है, कि मैं इन दो क्यूरीज का डाटा यूनियन कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों क्यूरीज का डाटा मुझे मर्ज करके दिखा देगा। एम्प्लॉयज के टेबल में से उसने एम्प्लॉयज भी दिखा दिए, और डिपार्टमेंट्स के टेबल में से उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी दिखा दिए। हाँ, कॉलम नेम हमेशा जो पहली क्यूरी होगी ना। अच्छा, अब इसको, ये जो आपकी क्यूरीज है ना, इंडिविजुअल क्यूरीज, देखिएगा जी, ये जो इंडिविजुअल क्यूरीज हैं, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट क्यूरीज। ये कंपोनेंट क्यूरी है, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट क्यूरी, और इनके दरमियान यूनियन का ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये एज अ होल ये कंपाउंड क्यूरी कहलाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, अच्छा, रूल्स क्या है कि जो भी कंपोनेंट क्यूरीज होंगी उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो सिलेक्ट की लिस्ट में होंगे वो सेम होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स की डाटा टाइप्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया है पहली कंपोनेंट क्यूरी के अंदर, और उसकी डाटा टाइप नंबर है, तो जो सेकंड क्यूरी होगी उसका भी जो पहला कॉलम होगा उसकी डाटा टाइप भी नंबर होनी चाहिए, नाम जो मर्जी हो। इसी तरीके से पहली कंपोनेंट क्यूरी में दूसरा कॉलम जो है वो फर्स्ट नेम है, दैट इज करेक्टर कॉलम, और सेकंड क्यूरी में भी उसी तरीके से जो सेकंड कॉलम होना चाहिए उसकी डाटा टाइप भी करेक्टर ही होनी चाहिए। और नंबर ऑफ कॉलम्स भी, अगर पहली क्यूरी में आपने 3 कॉलम सेलेक्ट किए तो फिर हर कंपोनेंट क्यूरी के अंदर 3 कॉलम ही सिलेक्ट करेंगे आप। पहली क्यूरी में आपने 4 किए तो फिर हर कंपोनेंट क्यूरी में 4 कॉलम से सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई एक कॉलम कम या ज्यादा हो गया, एरर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं इसको लास्ट नेम भी ले लेता हूँ, एरर दे दिया, क्यूरी ब्लॉक हैज इनकरेक्ट नंबर ऑफ रिजल्ट कॉलम्स। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि या तो ये कॉलम में रिमूव कर दूं, या यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट कर लूं जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल कर दे। अब लेट से वहां पे कोई ऐसा कॉलम है नहीं, तो मैं अपनी तरफ से कोई कैरेक्टर वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोई डमी वैल्यू ले सकते हैं, कोई अपनी तरफ से वैल्यू ले लें, कोई फंक्शन यूज करके उसको। एरर इसलिए दिया था कि पहली क्यूरी में 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए थे, और दूसरी क्यूरी में 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे पहले मैंने। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप हर क्यूरी में सेम होने चाहिए जब आप ये सेट ऑपरेटर्स यूज करेंगे, कोई भी सेट ऑपरेटर, सिर्फ यूनियन नहीं, सारे। हाँ, जो मर्जी, लेंथ का कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स की डाटा टाइप। अच्छा जी, अब जरा मैं आपको 2 टेबल दिखाता हूँ, फिर आपने ये चीजें समझ तो ली हैं।
हाँ, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। एक है जी एम्प्लॉयज़ का टेबल, उसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, और एक है जी जॉब हिस्ट्री का टेबल। ठीक है जी, दो टेबल्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज़ एंड जॉब हिस्ट्री। एम्प्लॉयज़ के टेबल में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एम्प्लॉयज़ की, वो करंट स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, करंट आईडी क्या है, और उसकी करंट जॉब कौन सी है, ठीक है ना, और उसकी हायर डेट क्या है, एंड सो ऑन। ये करंट इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है वो आपको दिखा रहा है। और जॉब हिस्ट्री में वो आपको ये शो कर रहा है कि एक्स एम्प्लॉयज कौन से थे इस कंपनी के, इनके जो छोड़ के चले गए, या फिर वो एम्प्लॉयज जो करंटली हैं तो सही इसी कंपनी का पार्ट, लेकिन उन्होंने कभी जॉब स्विच की है, यानी कि वो पहले मे बी वो जूनियर थे, अब वो सीनियर हो गए, मैनेजर्स हो गए, हाँ, उनके डेजिग्नेशन चेंज हुई है या डिपार्टमेंट इवन चेंज हुआ है, ठीक है, उनकी डिटेल्स आ रही हैं, उनमें एम्प्लॉय आईडी आ रही है, उनकी स्टार्ट डेट एंड डेट आ रही है, उनकी जॉब आईडी। स्टार्ट डेट एंड डेट क्या रिप्रेजेंट करती है कि पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर टाइटल पे वो कितने अरसे तक रहे हैं, ठीक है, उनकी डिपार्टमेंट आईडी आ रही है। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मुझे हर एम्प्लॉय की आईडी और उसकी जॉब आईडी दिखानी है जो करंटली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या प्रीवियसली कभी काम कर चुके हुए हैं या जिन्होंने कभी कोई जॉब स्विच की है, वो करंटली एम्प्लॉय हैं लेकिन कभी उन्होंने जॉब स्विच की है। ठीक है, सारे करंट एम्प्लॉयज एज वेल एज द एम्प्लॉयज दैट हैड लेफ्ट द कंपनी, उनकी डिटेल्स आपने एम्प्लॉय आईडी और उनकी जॉब आईडी शो करानी है। तो क्यूरी होगी जी सिलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज यूनियन select employee underscore ID comma job underscore ID from job underscore history। ठीक है, दोनों क्यूरीज का डाटा आपको मर्ज करके दिखा रहा है। अब वो दिखा एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी ही दिखा रहा है, लेकिन दो डिफरेंट टेबल्स में से। ठीक है, इसी क्यूरी को मॉडिफाई करें। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी प्रीवियसली जॉब एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी वही थी जो अभी है, यानी कि उसने कभी स्विच किया और वापस उसी जॉब पे आ गया, तो एक दफा आने चाहिए, उसके रिकॉर्ड एक दफा आना चाहिए। जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, वो पहले क्लर्क था, फिर वो उसकी कोई जॉब डेजिग्नेशन चेंज हुई, फिर दोबारा क्लर्क हो गया अभी, तो वो दो दफा आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि इसी क्यूरी को मॉडिफाई करना है, और वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अगर इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है तो वो एक दफा आए, दो दफा ना आए। यानी यूनियन के केस में एक दफा आ रहा होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम है तो वो डुप्लीकेट रोज आए, आप ऐसे करें, क्योंकि यूनियन लगा हुआ है तो यूनियन के केस में वो डुप्लीकेशन ऑलरेडी रिमूव करके दिखा रहा होगा। अगर एक ही टेबल में है जॉब हिस्ट्री में से डुप्लीकेट होगा, वो भी उड़ा देगा। हाँ, वो भी यूनियन में उड़ा देगा। वो देखेगा ना कॉम्बिनेशन पूरा, वो कॉम्बिनेशन अगर रिपीट हो रहा है तो यूनियन वो उसको उड़ा देगा, यानी कि वो एक दफा दिखा दो टेबल में नहीं, वो डाटा सेट में देखता है, वो ओवरऑल डाटा सेट में देखता है। इसमें तो फिर वैसे ही हो जाएगा ना। हाँ, इसमें अब देखें, नहीं इसमें तो रिमूव हो रहा है मेरा, इसमें तो वैसे रिमूव, क्योंकि यूनियन हम यूज कर रहे हैं। आपने ये करना है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है वो मल्टीपल टाइम आए, एक दफा ना आए, वैसे एक दफा ही आ रही है अभी क्योंकि यूनियन यूज हुआ हुआ है। मल्टीपल टाइम आए, अगर एक एम्प्लॉय की जॉब आईडी चेंज हुई है और दोबारा से वही हो गई है तो उसके रिकॉर्ड दो दफा आने चाहिए। हाँ, यूनियन ऑल कर देंगे आप इसको। देखें, पहले 115 रोज थी, अब 117 रोज है। मींस के दो कोई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी जॉब आईडी कभी चेंज हुई और फिर दोबारा से वही हो गई। तो यूनियन ऑल के केस में वो डुप्लीकेशन रिमूव नहीं करता, लिख लें, यूनियन ऑल के केस में डुप्लीकेशन रिमूव नहीं करता, जबकि बाकी सारे केसेस में डुप्लीकेशन रिमूव करके आपको एक दफा रिकॉर्ड दिखाता है।
सर अकाउंट अनलॉक करने की क्या थी क्यूरी? आफ्टर यूजर यूजरनेम। ओके, अब इसी क्यूरी को मॉडिफाई करें, ऐसे एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी शो कराएं जिन्होंने कभी जॉब स्विच की हो, जो करंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, करंटली दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी, और लेकिन उन्होंने कभी जॉब स्विच की हो, प्रीवियसली कोई और जॉब टाइटल था उनका, अब उनका कोई और जॉब टाइटल है, या अगर सेम जॉब टाइटल भी है तो, लेकिन उन्होंने जॉब स्विच की उन्होंने। मैंने किया जी इंटरसेक्ट और दोनों कंपोनेंट क्यूरीज को, तो जो कॉमन डाटा होगा दोनों क्यूरीज में वो आपको दिखा देगा। ये क्यूरी आपको रिटर्न कर दिया कि ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने कभी जॉब स्विच की और उनकी प्रीवियस जॉब आईडी भी वही थी जो अभी करंटली उनकी कोई जॉब आईडी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जॉब एक दफा एटलीस्ट स्विच की है, या तो डिपार्टमेंट स्विच किया है या फिर उन्होंने जॉब स्विच किया, लेकिन उनकी जॉब आईडी सेम रही है। अच्छा, अब इसी जी इंटरसेक्ट का ये होता है कि दो या दो से ज्यादा आपका जो डाटा सेट्स होंगे उनमें से कॉमन डाटा आपको दिखाएगा, लेकिन कॉमन डाटा कैसे वो सर्च करेगा, वो पूरे कॉम्बिनेशन को चेक करेगा, ये कि ये कॉम्बिनेशन दूसरे डाटा सेट में रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो वो आपको दिखा देगा। जैसे यही एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी दोनों क्यूरीज रिटर्न कर रही होंगी, ठीक है, तो जो दोनों क्यूरीज जो डाटा रिटर्न करेंगी वो आपको दिखा देगा, और जो कॉमन नहीं होगा दोनों में वो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा सेट है हमारे पास, दो हमारे पास डाटा सेट्स हैं 1, 2, 8 एंड 10, और दूसरा हमारे पास है जी 3, 4, 8 एंड 12। अगर इन दोनों के इंटरसेक्ट करें तो 8 कॉमन है, तो आपको 8 रिटर्न होगा, बाकी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा दोनों सेट्स में से, ठीक है। तो सेम इज द केस है कि आपकी जो दो क्यूरीज हैं उनमें बहुत सारी रोज आ रही होंगी, लेकिन दोनों क्यूरीज में जो कॉमन रोज होंगी वो आपको दिखाई देंगी। वो कॉमन कैसे चेक करेगा, वो पूरे कॉम्बिनेशन को चेक करेगा, वो सिंगल किसी एक कॉलम की बेस पे चेक नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब आपसे सर प्रैक्टिकल जॉब के अंदर इसमें क्या सेट्स का काम है, एक एग्जांपल आपने दो कॉमन जो डाटा देखिए आपके पास ना अब डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उसमें डाटा सोर्स डाटा बेसिस होती हैं, डेस्टिनेशन डाटा बेसिस होती हैं, डाटा वेयर हाउस होता है, और आपके OLTP सिस्टम्स होते हैं, वो OLTP में से डाटा वेयर हाउस में जा रहा होता है, और फिर आप देखते हैं यार कौन सा डाटा ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, मुझे वो डाटा चाहिए जो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। दो टेबल्स में, दो डिफरेंट टेबल्स हैं, उनमें डाटा है आपको, हाँ वो बहुत सारी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, कैन बी मेनी सिनेरियोस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, फिर आपके ध्यान में आ जाएगा। ये और भी तरीकों से डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन वन ऑफ द वे इज कि आप यूनियन ऑफ सेट ऑपरेटर्स के थ्रू करना, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसे सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स दिखा दें, अब वो आपने डिटेल्स खुद डिसाइड करनी है कि क्या ऐसी डिटेल होगी जिसकी वजह से मेरा जो रिक्वायर्ड डाटा मुझे मिल सके, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल में आपको मैं नंबर ऑफ कॉलम्स आपको नहीं बता रहा कि कौन से कॉलम आपने शो कराना है, कोई एक कॉलम शो करा दें, 2 कॉलम शो करा दें, 4 कॉलम शो करा दें, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा मैं कॉलम सेलेक्ट करूं क्यूरीज के अंदर कि वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स आपने दिखानी है जिन्होंने कभी भी जॉब स्विच की है, कभी भी जॉब स्विच की है। लेट्स से पहली जो स्टेटमेंट है वो आपको रिटर्न करती है जी, देखिएगा इधर एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसकी जॉब आईडी है IT, एम्प्लॉय आईडी 2 है, उसकी जॉब आईडी है जी सेल्स रेप, IT प्रोग्रामर कर लेते हैं, ठीक है। पहली क्यूरी ने ये 2 फील्ड रोज रिटर्न की, दूसरी क्यूरी ने आपको रिटर्न किया जी एम्प्लॉय आईडी है जी, और यहाँ पे 3 भी कर लेते हैं, 3 है, और इसका है जी HR कोऑर्डिनेटर, ठीक है। दूसरी क्यूरी आपने रन की, उसने आपको रिटर्न किया जी एम्प्लॉय आईडी 1, उसका था जी उसकी जॉब आईडी पहले ये थी, एम्प्लॉय आईडी 2 उसकी जॉब आईडी पहले थी जी इंटर्न था, ये 2 ही आए हैं,
अच्छा, अब आपने ये जो जब करा, ये इंटरसेक्ट किया इन दोनों को, तो ये पूरे ग्रुप को देखेगा। हालांकि इसने देखे एम्प्लॉय ने 1 ने जॉब स्विच की हुई है क्योंकि इसकी हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन आ रही है, एम्प्लॉय 2 ने भी जॉब स्विच की है क्योंकि इसकी हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन जब आप इन दोनों को ये क्यूरी लेके इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो इसमें कोई डाटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये पूरे ग्रुप को देखेगा। जब आपने किया ना सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कामा जॉब आईडी, तो ये देखेगा कि ये ग्रुप जो है ये इस क्यूरी में रिपीट हो रहा है, दूसरे आउटपुट नहीं हो रहा ना। इसी तरीके से ये वाला पूरा ग्रुप, सेकंड वाली जो रो है वो इधर रिपीट हो रही है, नहीं हो रही। थर्ड वाली जो पूरा ग्रुप है ये इधर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर पूरे ग्रुप को आप देखेंगे तो फिर तो वो रिपीट नहीं हो रहा, वो आपको कहेगा नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, या 2 एम्प्लॉयज है, या 1 एम्प्लॉय है। ठीक है, इसे को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, एम्प्लॉय 1 है, उसकी करंट जॉब भी आईटी हेल्प डेस्क है। एम्प्लॉय 2 है, उसकी है जी प्रोग्रामर। एम्प्लॉय 3 है एचआर कोऑर्डिनेटर। लेट्स अब अगर आप देखें तो इसमें जो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें आपको ये जो सेट है ये रिपीट हो रहा है ना, तो आपको एक रो मिलेगी कि इसने जॉब स्विच की हुई है। लेकिन उसकी सेम, क्योंकि जॉब स्विच की हो और उसकी सेम जॉब आईडी है, उसमें हो सकता है डिपार्टमेंट स्विच किया हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया हो, और ये भी हो सकता है एक दफा जॉब स्विच करने के बाद दोबारा जॉब स्विच किया हो, दोबारा आईटी हेल्प डेस्क में हो गया, वॉट एवर इट इज। लेकिन ये दूसरा एम्प्लॉय नहीं आएगा इस क्यूरी में। मुझे ये एम्प्लॉय भी चाहिए कि इसका रिकॉर्ड भी आए कि इसने भी जॉब स्विच की है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जॉब टाइटल। मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए कि कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कभी जॉब स्विच की है। ठीक है, तो सिंपल होगा ये। अगर मैं इसमें से एम्प्लॉयज जॉब आईडी दोनों में से निकाल दूं, क्योंकि वो पूरे ग्रुप को देखता है, तो मेरे ख्याल में इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है ना, दोनों क्यूरीज में जो एम्प्लॉय आईडीज रिटर्न होंगी ना वो मुझे दिखा देगा। जो सेम होंगी, देखें आप, इस सेम ही है ना डेफिनेटली, क्योंकि इंटरसेक्ट है। ठीक है, जब मैं इसके साथ जॉब आईडी बाइंड कर रहा था तो फिर वो पूरे ग्रुप को देख रहा था, एम्प्लॉय आईडी एंड जॉब आईडी। वो डेफिनेटली वो रिपीट नहीं हो रहा, वो हर दफा तो रिपीट नहीं हो रहा। 2 एम्प्लॉयज के केस में रिपीट हो रहा है, लेकिन बाकी सबके केस में उनकी जॉब आईडी डिफरेंट है, इसलिए दोबारा कुछ सेम जॉब पे हाँ दोबारा वो आपको जो पहली क्यूरी रिटर्न करनी थी, वो ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने जॉब स्विच की और दोबारा अपने उसी जॉब पे वापस आ गए, वो दिखाएगा। और ये वो आपको एम्प्लॉय दिखाएगा जिन्होंने कभी भी जॉब स्विच की, वो किसी भी करंटली वो किसी और जॉब आईडी पे और प्रीवियसली किसी और पे थे वो। हमने डिटेल्स लेनी है तो हम सेकंड जो है क्यूरी में हम डमी कॉलम डाल देंगे। नहीं, अगर डमी डालेंगे तो फिर पूरा कॉम्बिनेशन देखेगा, डमी कुछ नहीं डाल सकते इसमें। और डिटेल्स चाहिए मुझे तो। हाँ, तो फिर आप खुद करें, देखते हैं कोशिश। इन एम्प्लॉयज के ये जो एम्प्लॉय आईडीज हैं जिन्होंने कभी जॉब स्विच की, इन एम्प्लॉयज के नाम और सैलरी शो करा दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी शो करा दें। जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दें, नहीं, फिर नहीं होगा ना, फिर पूरा देखें, पूरा कॉम्बिनेशन चेक करेगा कि पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो वो दिखाएगा, नहीं हो रहा तो फिर नहीं दिखाएगा आपको। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। स्टार्ट कर लीजिए एम्प्लॉय। हो गई, गुड। वैसे तो ये जो रिजल्ट है, ये जो अभी हम लोग यूनियन तो अगर हम डिस्टिंक्ट जॉब हिस्ट्री से एम्प्लॉय आईडी उठा लें, वही हो जाएंगे जो कभी स्विच की है। हाँ, लेकिन एक और इशू उसमें ये होगा ना कि उसमें फिर वो भी आ जाएंगे जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए होंगे। इसमें सिर्फ वो आएंगे जो करंट है। उस केस में आपके पास मे भी ज्यादा है रोज, क्योंकि उसमें एक्स एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे। जी,
वैसे ऐसे एम्प्लॉय छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उनका डाटा डिलीट नहीं किया जाता। लेकिन हिस्ट्री में चला जाता है, नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। आगे से तो हमारे पास ये है कि उनका फ्लैग चेंज हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉइज का टेबल है इसमें स्टेटस नाम का तो कोई है ही नहीं कार्य। हाँ, इस स्कीमा डिपेंड करता है ना, आपका डिजाइन किस तरह का है, आपके रूल्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली सर। हम लोग जो है उसका फ्लैग चेंज कर देते हैं, उसको डिलीट नहीं करते, टेबल मूव नहीं करते उसका। ओके, क्योंकि उसकी हिस्ट्री बड़ी होगी बहुत सारी जगहों पे, तो उसने क्या क्या किया, उसकी ऑडिट पड़ी होगी। सर आ गया सर इसका। ओके, सब क्यूरी यूज़ किया आपने? ओके गुड, ठीक है, तो सिंपल है, सब क्यूरी यूज़ कर लें। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, इन, और आगे पैरेंथेसिस लगा के ये पूरी क्यूरी लिख लें आप उसकी, ठीक है। ओके, अब इसी क्यूरी को मॉडिफाई करें। ऐसे एम्प्लॉयज जो करंटली काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एक दफा भी जॉब स्विच नहीं की अपनी, ऐसे एम्प्लॉयज जो करंटली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने एक दफा भी जॉब स्विच नहीं की, सेट ऑपरेटर से ही करना। तो इसी क्यूरी को मॉडिफाई कर लेते हैं, इंटरसेट की जगह यहां पे सिंपली माइनस कर लेते हैं। यहां पे मुझे दिखा दीजिए 100 रोज, यही आप मुझे काउंट करके दिखाएं कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने जॉब स्विच नहीं की। ये तो यहाँ पे तो मुझे लिखा हुआ आ रहा है 100, लेकिन वो सिर्फ आपको 100 के इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं स्विच नहीं की। इसी क्यूरी को थोड़ा मॉडिफाई करना है आपने, कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने कभी जॉब स्विच नहीं की। अभी तो आप एम्प्लॉय आईडी मुझे शो करा रहे हैं ना, मुझे एम्प्लॉय आईडी ना नजर आए, मुझे सिर्फ काउंट नजर आए कि इतने एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। गुड, हो गई। हो गया जी, हो गया, दिखाएं। हो गया सर, ठीक हो। ओके जी, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपने देखने हैं आप सिंपली क्या करें, सिलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम, और फ्रॉम में टेबल का नाम की बजाय आप ये पैरेंथेसिस स्टार्ट करें और यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड कर दें। फ्रॉम में भी आप टेबल के नाम की जगह सब क्यूरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया है, ये जो आपकी कंपोनेंट क्यूरीज हैं या जो कंपाउंड क्यूरी है उसने जो रिटर्न किया है उसके ऊपर आपने काउंट का फंक्शन लगा दिया। फ्रॉम में आपने कोई टेबल का नाम नहीं दिया, वहां पे आपने क्यूरीज 2 दे दी। तो ये रन टाइम पे मेमोरी पे जितना डाटा लेके आके मेमोरी में एक टेबल बनेगा उस पर आपने काउंट का फंक्शन लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड इन लाइन व्यू, क्योंकि फ्रॉम में आपने टेबल नहीं यूज किया, फ्रॉम में आपने सब क्यूरी यूज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड इन लाइन व्यू। ओके जी, अब देख लेते हैं इसको। गाइडलाइंस के जी, सेट ऑपरेटर्स की, द एक्सप्रेशन इन द सिलेक्ट लिस्ट मस्ट मैच इन नंबर, ठीक है, ये तो पहले आपको क्लियर कर दिया, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन द सेकंड क्यूरी मस्ट मैच द डेटा टाइप ऑफ इट corresponding column in the first query.
parenthesis can be used to alter the sequence of execution. आप parenthesis लगा दें किसी की क्यूरी के साथ तो वो पहले एग्जीक्यूट होगी, दूसरी क्यूरी बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. ऑर्डर बाय क्लॉज कैन अपीयर ओनली एट द वेरी एंड ऑफ द स्टेटमेंट. ऑर्डर बाय जो आप लगा सकते हैं, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट क्यूरीज में ऑर्डर बाय नहीं लगा सकते, सबसे आखिर में जाके ऑर्डर बाय लगाएगा, ठीक है. आप उसमें ऑर्डर बाय कॉलम नेम कौन सा देंगे? पहली क्यूरी के. सर आप मल्टीपल सेट ऑफ लगा सकते हैं? हाँ, जितने मर्जी लगा. नहीं, विदाउट पैरेंथेसिस लगा सकते हैं? हाँ, विदाउट पैरेंथेसिस लगा सकते और एक क्यूरी हाँ, यूनियन हाँ, क्यूरी माइनस दिस हाँ. क्यूरी बॉटम अप फिर चलेंगे. बॉर्डर ऑफ हाँ. डुप्लीकेट रोज आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड एक्सेप्ट इन यूनियन ऑल. यूनियन ऑल के केस में क्योंकि वो डाटा सॉर्ट नहीं करता, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस के केस में सॉर्टिंग होती है, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो यूनियन के केस में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी या यूनियन ऑल के केस में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी? अच्छा, डिफरेंस क्या है? यूनियन जो है वो डुप्लीकेट रोज नहीं दिखाएगा. डुप्लीकेट अगर रोज हैं तो वो एक दफा दिखाएगा. वो यूनियन ऑल अगर डुप्लीकेट रोज हैं तो वो एक दफा या दो दफा या चार दफा वो आपको मल्टीपल टाइम दिखाएगा. तो किस केस में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी? यूनियन ऑल के केस में या यूनियन के केस में? हाँ, यूनियन के केस में क्योंकि वो डाटा सॉर्ट भी करेगा, फिर उसमें डुप्लीकेशन भी चेक करेगा, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा. यूनियन ऑल के केस में सिंपली वो डाटा फेच करेगा और रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है. अच्छा, कॉलम नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी अपीयर इन द रिजल्ट. आप पहली क्यूरी में जो कॉलम्स की हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको एलियस देते हैं कोई. द आउटपुट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट इन यूनियन ऑल. यूनियन ऑल के केस में क्योंकि डाटा वो सॉर्ट करता ही नहीं है, तो यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस के केस में जो पहली क्यूरी का पहला कॉलम है उसकी बेस पे डाटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में. ये मैंने आपको बता दिया. यूनियन क्या करेगा? दो सेट्स आप उसको देंगे, दोनों मर्ज करके दिखाएगा. यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स रोज फ्रॉम द बोथ क्यूरीज आफ्टर एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन. डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, ठीक है. और इसी तरीके से यूनियन ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स रोज फ्रॉम बोथ क्यूरीज इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेशंस, ठीक है. एंड इंटरसेक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स रोज दैट आर कॉमन टू बोथ क्यूरीज. Minus operator returns all the distinct rows selected by the first query but not present in the second query result. Select statement अगर आपने मैच करनी हो, अब जैसे यहाँ पे देखें हर एम्प्लॉय के वो लोकेशन आईडी दिखा रहा है, हर डिपार्टमेंट की लोकेशन आईडी दिखा रहा है और डिपार्टमेंट का नाम दिखा रहा है और वेयर हाउस लोकेशन, क्योंकि वेयर हाउस लोकेशन है ही नहीं उस टेबल के अंदर. और ये आप वो कर रहा है जी लोकेशंस के टेबल के साथ, हर लोकेशन की लोकेशन आईडी और उसकी स्टेट प्रोविंस दिखा रहा है. तो वो यूनियन कर रहा है. अब यहाँ पे जो कॉलम नहीं है वहां पे आप अपनी तरफ से, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने हैं, इसमें लोकेशन आईडी है, इसमें भी लोकेशन आईडी है, ये दोनों मैच हो गए. अच्छा, इसमें डिपार्टमेंट नेम है, इसमें डिपार्टमेंट नेम का कोई कॉलम नहीं है, तो उसने क्या किया है, टू अंडरस्कोर कैरेक्टर नल कर दिया. आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट नेम का जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है. हाँ वो भी दे दें, ठीक है, स्पेस दे दें. या आप अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे उसने किया, यहाँ पे देखें ये डिपार्टमेंट नेम का कॉलम है डिपार्टमेंट्स के टेबल में, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस के टेबल में कोई डिपार्टमेंट नेम नहीं है. तो उसने क्या किया, टू कैरेक्टर का फंक्शन, क्योंकि इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है तो ये इसने टू कैरेक्टर का फंक्शन किया और उसको नल पास कर दिया ताकि वो आउटपुट में कोई भी रिजल्ट ना आए, लेकिन वो जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए किया. नल की डाटा टाइप क्या होती है? कोई नहीं होती, वो उसको आप जो मर्जी. हाँ नहीं, टू कैरेक्टर को उसको नल को टू कैरेक्टर को नल पास कर देंगे ना, तो ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा कि ये एक वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है. हम टू कैरेक्टर ना करें, सिर्फ नल दे दें यहाँ पे. अब फिर वो एरर दे देगा, फिर वो नहीं करेगा. हाँ नहीं होगा, ठीक है. और जैसे यहाँ पे वो स्टेट प्रोविंस के नाम से कॉलम था, ऊपर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कॉलम नहीं है, उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है तो उसने यहाँ पे टू कैरेक्टर नल कर दिया. ठीक है, एक तरीका तो ये है करने का. दूसरा ये है कि आप अपनी तरफ से कोई लिटरल वैल्यूज ले लें. जैसे यहाँ पे देखें, उसने हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी और सैलरी ली है. एम्प्लॉयज में से वो जॉब हिस्ट्री में सैलरी का कॉलम नहीं है तो उसकी जगह उसने जीरो प्लेस कर दिया. हाँ डेफिनेटली वो शो करेगा. ये देखें ना, ये हो रहा है शो. ऐसी रोज जो इस टेबल में से आएंगी जॉब हिस्ट्री में से, उसमें वो जीरो शो होगा, क्योंकि वो ऐसी रोज जो एम्प्लॉयज के टेबल में से आएंगी वहां पे उसकी सैलरी शो होगी.
लिटरल वैल्यू जो भी होती है ना, आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में अपनी तरफ से जो भी चीज़ इंक्लूड कर दें वो हमेशा डिस्प्ले होती है, ठीक है ना। हमने देखा था कि मैं सबसे पहले वो चैप्टर में जब हमने वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर किया था तो उसमें हमने अपनी तरफ से लिटरल वैल्यूज इंक्लूड की थी सिलेक्ट की लिस्ट के अंदर, तो वो हर रो के साथ रिपीट हुई थी। तो आप जो भी सिलेक्ट की लिस्ट के अंदर लिखेंगे, चाहे वो किसी कॉलम का नाम है तो उस कॉलम की वैल्यू आएगी, अगर आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो फिर एज इट इज प्रिंट होगी। सेलेक्ट स्टाइल की जगह सेलेक्ट डेट हो जाता है। हाँ, आप कुछ भी लिखें। जैसे फैक्ट्री किया हाँ। उसमें नल दे दिया, हाँ। वो तो नल शो करेगा, यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। नल का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो आपको वो जस्ट हम सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं कि वो जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और उनकी डेटा टाइप्स मैच होनी चाहिए, ठीक है। Order by clause. The order by clause can appear only once at the end of the query. Component queries cannot have individual order by clauses. Order by clause recognizes only the columns of the first select query, and by default the first column of the first select query is used to sort the output in an ascending order. ठीक है जी, क्लियर है? That's it.